हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश और आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर लॉस ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे? न्यूटन के लॉस ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, देखिए न्यूटन ने मोशन के बेसिस पे 3 लॉ बताया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। पहला लॉ उन्होंने क्या बताया? एन ऑब्जेक्ट विल बी रिमेन एट रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन until and unless external unbalanced force applied on it। मतलब क्या हुआ इसका? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन पे रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा। ओके, तो एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या बोला? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ऑन इट। देखिए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, देखिए इसका मतलब समझते हैं। ओके, पहले यहाँ पे एक मैं टेबल बनाता हूं। इस टेबल पे यहाँ पे एक ग्लास रखा हुआ है और ये पूरा एक कमरे में ऐसा बंद है। ये जो टेबल है कमरे में बंद है, यहाँ पे इसको कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर मैं इस ग्लास को यहाँ पे रख के जाऊं और कुछ 1-2 दिन बाद आऊं, 4 दिन बाद आऊं, तो मैं इस ग्लास को वापस यहीं पे देखूंगा। ऑब्वियसली यहाँ पे देखूंगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, ये रेस्ट पे था तो रेस्ट में रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो रहा होगा। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हमें ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। देखिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या फिर कैसे भी हो, उसके ऊपर कोई कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, हालांकि अगर वो रेस्ट पे आपको दिख रहा है तो मतलब क्या, उसके भी जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर दे रहे हैं, जिसके से उसका जो नेट फोर्स है वो क्या हो जा रहा है? 0 हो जाता है। एग्जांपल समझ सकते हैं। अभी इसके ऊपर इसका वेट एक्ट हो रहा होगा। ओके, नीचे क्या कर रहा होगा? अर्थ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के हेल्प से नीचे खींच रहा होगा, वेट। ओके, एट द सेम जब टेबल के ऊपर रखा है तो टेबल क्या लगाता है? इसको एक अपोजिट फोर्स लगाता है। आप वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ओके, जो टेबल लगाता है। हालांकि ये दोनों फोर्सेस क्या है? एक दूसरे को इक्वल है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये दोनों फोर्स क्या हो गए? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गया। ओके, तो इनका जो ये इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ग्लास है वो क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। अब अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल अनबैलेंस। अभी मान लेता हूं मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अपने हाथ से इसको थोड़ा सा पुश कर देता हूं, फोर्स लगा देता हूं, तो ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। देखिए एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इस फोर्स से क्या होगा? पार्टिकल जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा और यहाँ पे अपना अपना जो पोजीशन है वो क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। और ऑब्जेक्ट विच कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ऑन इट। ओके, दूसरा कंडीशन एक और है इसमें, यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मान लेते आपको मैंने ऐसे रोड दे दिया, ठीक है, ये रोड इंफिनिटी तक है, एक स्ट्रेट रोड है जो कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है। इमेजिन कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे आप कोई तो व्हीकल में बैठे हो, ठीक है, इस व्हीकल का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, इस व्हीकल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इस व्हीकल का ऐसा सिस्टमैटिकली इसको डिजाइन किया गया है कि एकदम स्ट्रेट लाइन चलेगा, इसमें ना कभी भी कोई फ्यूल खत्म होगा, कुछ नहीं होगा, आपको बस में बैठे रहना, जिंदगी भर आप ऐसे चलता रहेगा। मान लीजिए कुछ स्पीड से चल रहा है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और जिंदगी भर ऐसे चलता रहेगा। ओके, तो ये क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। कैसे कर? यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल क्या करता है? मोशन करता है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक क्या करता रहेगा? ऐसे करता चलता रहेगा। मान लेते हैं ऐसे ये चल रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे एक ऐसे पहाड़ बना दिया मिट्टी का। अब यहाँ पे आएगा, इसको ठोक देगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? इसके वजह से ये क्या कर रहा है? इसके लिए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जैसा बन रहा है। या फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा व्हीकल लेके आ जाता हूँ और इस व्हीकल को यहाँ पे क्या करता हूँ? ऐसे इसको कोलैप्स करवा देता हूँ। तो क्या करेगा? जब इसको ठोक देगा तो क्या हो जाएगा? अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा, जिसके से इसका यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म मोशन उस टाइम पे नहीं करेगा, उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। ओके, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। समझा? तो न्यूटन ने पहले लॉ में यही बताया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा तो वो रेस्ट पे रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो, या फिर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा। जैसे कि हमारा मून हमारे अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है, हालांकि इलिप्टिकल मोशन कर रहा है, लेकिन वो कैसा कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन।
ओके मतलब सेम सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है। जैसे कि हमारा अर्थ का देख लेते हैं, अर्थ सन के अराउंड भी क्या करता है, यूनिफॉर्म मोशन करता है। ओके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, एलिप्टिकल मोशन कर रहा है। ओके कैसे मालूम, क्योंकि ये 365 डेज में ही क्या कर रहा है, 1 ईयर कवर हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। देखिए न्यूटन के पहले लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसके पहले लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, देखिए इनर्शिया क्या है, इनर्शिया को समझते हैं ऐसे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। ओके अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ओके उसके ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा वो क्या नहीं आएगा, रेस्ट पे नहीं आएगा। इसके लिए इनर्शिया क्या एक्चुअल में हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। नेचर में हर एक बॉडी इनर्शिया को पोजेस करता है। जैसे कि हम बस में जाते हैं, हमें धक्का लगता है। ओके जब बस स्टार्ट होती है फिर स्टॉप होती है, तो ये भी क्या इनर्शिया का ही कॉन्सेप्ट है। ओके क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ओके मतलब पहले ये समझते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम, देखिए मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मोमेंटम का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो मोमेंटम क्या होता है, देखिए अगर इसका डेफिनेशन बोल, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो मास क्या होता है, m से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। तो क्या आ गया, मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया। ओके तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अभी देखिए मोमेंटम को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अगर देखिए एक मार्कर है, इसके पास क्या होगा, इसका खुद का मास होगा। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, तो ये क्या बनूंगा, इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। समझ में आ रहा है। अगर इसने वेलोसिटी चेंज कर दी तो इसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। ओके वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा। हालांकि मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो मास चेंज नहीं होता तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ही चेंज होगा। और वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन पे आते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखते हैं यहाँ पे, अभी मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है। ओके ये ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ यूनिफॉर्म स्पीड से ऐसे जा रहा था। ओके इसके पास कुछ मास है m और ये कुछ v स्पीड से क्या कर रहा था, ऐसे आगे जा रहा था। या फिर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग समझते हैं u स्पीड से क्या कर रहा था, u वेलोसिटी से आगे जा रहा था। अचानक से क्या हुआ, इसके ऊपर कोई किसी ने ऐसा फोर्स अप्लाई कर दिया, यहां से किसी ने ऐसे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया। ओके अब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, ये और तेजी से आगे जाएगा। ऑलरेडी ये जा रहा था, अब इसके ऊपर बाहर से और किसी ने धक्का लगा दिया तो और तेजी से आगे जाएगा। अब यहाँ पे मान लेता है जब ये आया, इसका मास m था, मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी थी वो क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके तो यहाँ पे इस कंडीशन में इसका मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे मैं बोलता हूँ इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ये क्या होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। देखिए मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। ये किसके वजह से हुआ, बाय अप्लाइड फोर्स, इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से हुआ। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए रेट का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, रेट मतलब क्या होता है, हम लोग कंपेयर करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। जब भी हम लोग रेट बोलेंगे तो फिजिक्स में समझना, हम लोग यहाँ पे टाइम के बारे में बात करें, टाइम से कंपेयर कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी को। तो अगर रेट दिखेगा तो रेट मतलब क्या, डिवाइड में टाइम, और किसका, चेंज इन मोमेंटम का, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ मोमेंटम। अब देखिए जब हम लोगों ने वेलोसिटी का चेंज बोला था, तो वेलोसिटी का चेंज क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरह चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम क्या है हमारे पास, mv है, और इनिशियल मोमेंटम क्या है, mu है, और टाइम को हम t से डिनोट करते हैं। यहां से m क्या दिखेगा, मुझे कॉमन दिखेगा, तो क्या बचेगा, v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए हम लोग ने एक्सेलरेशन का प्रीवियस लेक्चर में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए वही लिख रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, सिंस एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेट क्यों हुआ, देखिए जब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या कर रहा है, यहां से यहाँ क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन क्यों, क्या, बिकॉज ऑफ फोर्स। ओके तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट
प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स लिख सकता हूं। ओके, तो ये क्या है, फोर्स। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। ये जो सेकेंड लॉ जो है न्यूटन का, वो क्या बताता है कि कोई भी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और फोर्स का हम लोग ने जनरल फॉर्मूला क्या निकाला, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कैसे क्या पैदा हुआ, एक्सेलरेशन पैदा हुआ। ठीक है, फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट वो होता है न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। हमको याद रखना है। अगर आपको यूनिट्स के बारे में नहीं पता तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स या फिर लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट लेक्चर हम लोग ने ये सब चीजें कवर की, यूनिट्स क्या होती हैं, ओके, वगैरह वगैरह। और फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट, उसको हम लोग बोलते हैं डाइन, DYNE, डाइन। ओके, और जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, इसको हम लोग ने एक और नाम दिया है, लॉ ऑफ फोर्स या फिर एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या फिर लॉ ऑफ फोर्स। इसको हम लोग दो नाम से जानते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज लॉ ऑफ फोर्स और लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, क्या बताता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अप्लाइड फोर्स, और द चेंज इन मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी देखिए फोर्स कहां पे लगा, फोर्स इधर पे लगा, तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी क्या है, उधर है। तो जो मोमेंटम हमारा, मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना। मोमेंटम के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ओके, और अभी कोई फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे और मोमेंटम का डायरेक्शन भी यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है? अगर खाली मोमेंटम होता तो मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा। अगर जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब थर्ड लॉ पे जाते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ। ओके, अभी थर्ड देते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए बहुत सिंपल लॉ, ये क्या बोलता है, एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स व्हिच एक्ट साइमल्टेनियसली। ओके, इसका देखते हैं डेफिनेशन क्या है। एवरी एक्शन फोर्स has equal and opposite reaction force which acts simultaneously। ओके, देखते हैं इसका मतलब क्या है। अभी जैसे कि मैं कोई सरफेस पे खड़ा हूं, अर्थ के सरफेस पे खड़ा हूं, ठीक है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। ओके, ये अर्थ के सरफेस में खड़ा, तो अर्थ मुझे क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है। अर्थ मुझे क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है। ओके, सम ग्रेविटेशन बाय सम ग्रेविटेशन फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा वेट बोलते हैं। ओके, और ये वेट क्या होता है, mg के इक्वल होता है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल में कभी। ओके, अब इसके बाद अभी हम लोग को नीचे खींचा, तो हम लोग नीचे क्यों नहीं जा रहे? देखिए रीजन क्या है कि अर्थ का जो सरफेस है, उस सरफेस हमको एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। ओके, मतलब यहाँ पे जितना अर्थ हमको खींचेगा उतना अर्थ का सरफेस हमको क्या करेगा, एट द सेम टाइम अपोजिट फोर्स भी लगाएगा। अभी हमेशा एक चीज याद रखना, फोर्स ऑलवेज कम्स इन पेयर। फोर्स हमेशा जोड़ी में होता है, फोर्स कभी अकेला नहीं आता। जैसे मान लेते हैं मैं किसी कार को धक्का दे रहा हूं। ओके, ये कोई कार है। ओके, इस कार को मैं क्या कर रहा हूं, यहां से धक्का दे रहा हूं, यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। एट द सेम टाइम जो कार का सरफेस है, ये जो कार का सरफेस है, मुझे क्या कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पे मुझे क्या कर रहा है, फेंक रहा है। ओके, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से मुझे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो ये भी क्या हुआ, न्यूटन के थर्ड लॉ। देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट
रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ एक्ट करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, ये एक्शन किया और यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिएक्शन हुआ। जैसे मान लेता हूं मैं इस सरफेस को, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, मेरा एक्शन फोर्स हुआ। एट द सेम टाइम बोर्ड मुझे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है मेरे हैंड को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स। और दोनों एक साथ एक्ट हो रहा है, दोनों भी क्या है, पेयर में, दोनों भी फोर्सेस क्या है, पेयर में। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स। जैसे हम लोग देखते हैं बॉल, अगर मैं बॉल लूं और बॉल को वॉल पे फेंकूं, तो वॉल पे मैं यहाँ पे फेंका बॉल को, तो बॉल के पास कुछ फोर्स होगा जो क्या करेगा, वो बॉल को हिट करेगा, और बॉल क्या करेगा, उतना ही अपोजिट और इक्वल फोर्स से क्या करेगा, बॉल को आगे पुश करेगा और वो बॉल वापस आ जाती है। तो यहाँ पे भी हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अप्लाइड है। अभी जैसे हम लोग टग ऑफ वॉर देखा होगा, वो रस्सी से यहाँ पे कुछ लोग खींचते हैं, यहाँ पे कुछ लोग खींचते हैं, तो अगर मान लेते दोनों साइड 5-5 लोग, दोनों के पास सेम पावर है, तो क्या होगा, ये भी क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का एक एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ सबसे सिंपल लॉ है। ओके, इसको हम लोग और एक और नाम से बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, किसी भी अगर कोई भी फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए अभी जैसे मान लेते हैं, अभी हम लोग कभी क्रिकेट खेलेंगे, तो जब हम लोग बॉल कैच करते हैं तो बॉल कुछ ज्यादा फोर्स से आती है, ठीक है, और बॉल फोर्स से आती है तो हमारे हाथ में रुकती है, तो क्या होता है, हमारा हाथ भी इस बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। हालांकि दर्द हमको ही होता है, लेकिन हमारा हाथ भी क्या लगा रहा है, फोर्स लगाता है। ओके, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, जहां पे भी एक्शन फोर्स है वहां पे रिएक्शन फोर्स डेफिनेटली है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा अच्छे से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम सबसे पहले हमारा क्लियर होना चाहिए। मोमेंटम क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के पास कुछ मास हो और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा हो तो उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करते हैं, दो बॉल है। ओके, इसका मास मान लेते हैं m1 है। ओके, और एक और जो ऑब्जेक्ट है इसका मास क्या है, m2 है। दोनों का मास क्या है, m1 और m2, एक का मास m1 एक का मास m2 है। अब देखिए इनिशियली क्या हुआ, ये कुछ दोनों अपने तरफ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और दोनों क्या करने वाले, कोलाइड करने वाले। ठीक है, और कुछ ना कुछ फोर्स से आ रहा है। मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके तरफ जा रहा है F1 फोर्स से, और ये इसके तरफ आ रहा है कुछ F2 फोर्स से। समझ में आ रहा है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये इसके तरफ जा रहा है कुछ F1 फोर्स से, ये इसके तरफ जा रहा है कुछ F2 फोर्स से। अब देखिए होगा क्या, अभी जब ये यहाँ से जाएगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक जो जब जाएगा इधर पे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u1, और जब ये यहाँ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u2। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि इनके बीच में कोलिजन हो गया। ठीक है, ये क्या था, बिफोर कोलिजन, और यहाँ पे आफ्टर कोलिजन देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा स्पेस चाहिए होगा हम लोग को, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ आफ्टर कोलिजन। देखिए आफ्टर कोलिजन का क्या होगा सिनेरियो, ये दो मासेस अगेन वैसे ही है, ये m1 मास वाला ऑब्जेक्ट है, ये m2 मास वाला ऑब्जेक्ट है। अभी क्या होगा, आफ्टर कोलिजन ये टकरा जाएंगे, टकराने के बाद वापस ऐसे रिपल हो जाएंगे। आपने कभी बचपन में कंचे खेले, गोटी खेले, गोटी को हम लोग मारते हैं तो गोटी वापस से ऐसे रिपल हो जाती है, ये अपनी तरफ वापस आने लगती है, दूर जाने लगती है, ऐसा होता है। कैरम बोर्ड में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, दो बॉल आए एक दूसरे का टकराए, वापस कोलाइड होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब जब यहाँ पे जाएगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v1, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2। दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मान लेते हैं इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो v1 होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 होगी। ठीक है, तो ये क्या चेंज इन मोमेंटम दिखा हमको। अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो दोनों भी फोर्सेस हैं, ठीक है, ये F1 और F2 फोर्स ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। दोनों ही फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है।
अब देखिए ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन इधर है, मतलब दोनों का फोर्स क्या अपोजिट है, और अपोजिट को दिखाने के लिए क्या साइन यूज करते हैं, नेगेटिव। मतलब क्या F1 और F2 इक्वल तो है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास क्या होगा m1, और इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा a1। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन a2 ओके, सेकंड ऑब्जेक्ट है इसलिए मास इनटू और एक्सेलरेशन a2। एक्सेलरेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v1 होगा, इनिशियल वेलोसिटी u1 होगा, और टाइम क्या होगा t। टाइम दोनों को सेम लगेगा, ओके, माइनस m2, एक्सेलरेशन क्या होगा अगेन, v2 माइनस u2 अपॉन t। अब देखिए यहाँ पे पूरा टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे पूरा टर्म मल्टीप्लिकेशन में, और टाइम क्या है, दोनों पे डिनोमिनेटर टाइम इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और टाइम क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा, m2 u2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो माइनस वाले साइन है उनको वहां पे भेज दो, जो प्लस वाला साइन है उसको, जो माइनस वाले हैं उनको क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, m1 v1, ये माइनस में इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, m2 v2, यहाँ पे क्या बचेगा, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1 u1, और ये एज इट इज m2 u2। देखिए यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन है। अभी मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए ये क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल, फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल। तो मैं क्या बोल सकता हूं, फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू, ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम है दोनों का पहले बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, दूसरे बॉडी का इनिशियल मोमेंटम। मैं क्या बोल सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम। दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे को इक्वल रहेंगे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, नंबर्स। देखिए मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड क्या होता है, नंबर्स होता है, हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया। मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है, और दोनों का डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसके लिए मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन तो अपोजिट रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम। देखिए इक्वेशन समझ में आ रहा है। हुआ क्या एग्जैक्टली, ये बॉल है, क्या हुआ, इसके पास कुछ मोमेंटम था, यहाँ पे इसके पास मान लेते हैं m1 u2 मोमेंटम था, m2 u2, इसके पास m1 u1 मोमेंटम था। ये टकराने के बाद क्या हुआ, इनका वापस से रिपल्शन हुआ, और ये क्या हुआ, एक्चुअली हुआ क्या, जब टकराए इस बॉडी का जो मोमेंटम था इसके अंदर ट्रांसफर हो गया, और इस बॉडी का जो मोमेंटम था इसके अंदर ट्रांसफर हो गया, और इसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हुआ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये जितने एक्शन से रिएक्ट किया उसी एक्शन फोर्सेस ने क्या किया, रिएक्शन फोर्सेस को रिपल कर दिया। तो सेम दोनों के लिए सेम कंडीशन, इसने जो एक्शन अप्लाई किया इसने रिएक्शन किया, इसने एक्शन दिया तो इसका रिएक्शन हुआ इससे। ओके, तो क्या हुआ, दोनों ये मोमेंटम कैसे क्या हुआ, ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। तो वो कंक्लूजन क्या मान पड़ा, जो भी इनका इनिशियल मोमेंटम था टकराने, देखिए इसका इनिशियल मोमेंटम मान लेते कुछ होगा m1 u1, इसका m2 u2, और इनका जो नंबर्स देखो, अगर मैं वैल्यू में देखूं, मान लेते इनका इनिशियल मोमेंटम था स्टार्टिंग में 50 kg मीटर पर सेकंड। ओके, लेकिन जब मैं फाइनल मोमेंटम इनका देखा आफ्टर टकराने के बाद, देखिए टकराने के बाद क्या हुआ, ये दूर चले गए। इनका जब फाइनल मोमेंटम देखा तो वो भी क्या आने लगा, 50 आने लगा। तो इससे मुझे क्या समझा कि दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है दोनों का, वो क्या होगा, सेम होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब क्या हुआ, देखिए ये कहीं से एक्स्ट्रा कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स तो आया नहीं जिसके से इनका मोमेंटम चेंज होगा, कोलिजन हुआ, वापस ये चले गए, तो इसका मोमेंटम इसके पास चला गया, इसका मोमेंटम इसके पास चला गया, तो सिस्टम में तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोल रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो तो जो मैग्नीट्यूड रहेगा फाइनल मोमेंटम का और इनिशियल मोमेंटम का, तो क्या रहेंगे, एक दूसरे को इक्वल रहेंगे। मतलब क्या हुआ, थ्रू आउट द इवेंट क्या रहेगा, मोमेंटम क्या रहेगा, पार्टिकल का कांस्टेंट रहेगा, ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब क्या, वो मोमेंटम चेंज नहीं होगा आफ्टर कोलिजन। ठीक है,
चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, दोनों का सेम आएगा। ठीक है, इसमें एक और सेंटेंस हम लोग को ऐड करना है। ठीक है, when no external imbalance, when no external unbalance force applied, then magnitude of final momentum is equal to magnitude of इनिशियल मोमेंटम। अभी देखिए बहुत लोग कंजर्वेशन का मतलब नहीं समझ आ रहा। कंजर्वेशन मतलब बेसिकली क्या होता है कि मोमेंटम क्या रहेगा, पूरे एक्टिविटी में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो तब तक क्या रहेगा, मोमेंटम पूरे एक्टिविटी में, पूरे इवेंट में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। पूरा इवेंट मतलब क्या, फिर टकराया फिर वापस गया, तो पूरा ये एक हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूरा इवेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मोमेंटम रहेगा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। समझ में आ रहा है? ओके, होप्स आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, अगर कोई चीज रहेगा तो वापस एक बार रिवाइज करके वापस से रिपीट करके देखो, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स करने वाले। यहाँ पे हमारा पूरा थ्योरी खत्म हो चुका है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।